जैन साहब, मुझे पता है आपके पास वक्त थोड़ा कम है। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि इतने सालों का आपका पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, आपने भी ये दोनों तस्वीरें देखी, एक जो शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है और दूसरा जो पुलिस की गिरफ्त में है, चेहरे में आपको भी डिफरेंस नजर आता है क्या? देखिए, प्राइमा फेसी फर्क दिखता है, लेकिन एक जो स्कल है उसका अगर आप स्कैनिंग करते हैं तो दोनों के स्कल अगर मैच हो जाते हैं तो फिर वो एक बहुत ही कंफर्म्ड एविडेंस पुलिस के हाथ में होगा। अगर दोनों का, देखिए, एक बच्चा जो है ना, बच्चा और एडल्ट, अगर आप दोनों के स्कल लेंगे और उसको सुपर इम्पोज करेंगे, उसको एनलार्ज करके, तो स्कल की शेप चेंज नहीं होती। इस केस में भी अगर वो स्कल की शेप मैच करती है, उसकी जो स्कैनिंग है वो अगर मैच करती है, तो फिर कोई संदेह का स्कोप नहीं रह जाएगा। नहीं सर, लेकिन आंखों का आकार जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा है। एक की नाक चौड़ी है, एक की नाक बिल्कुल पैनी है, नुकीली है। होठों के आकार में डिफरेंस नजर आ रहा है, एज में फर्क नजर आ रहा है, हेयर लाइन में फर्क नजर आ रहा है। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। बालों के हेयर स्टाइल में फर्क नजर आ रहा है, इतने सारे डिफरेंस कैसे? देखिए, वो हमारे जो नेकेड आई को जो दिखता है और जो फोरेंसिक एविडेंस में जो प्रूफ सामने आते हैं उनमें थोड़ा फर्क रहता है। हमें कई बार अलग एंगल से हमने उस व्यक्ति को देखा। जो आपके पास में दो फोटोग्राफ है वो अलग अलग एंगल से हैं, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन वो, जैसा मैंने कहा कि नेकेड आई से देखना और उसको फोरेंसिक दृष्टिकोण से देखना दो अलग चीजें हैं। अगर फोरेंसिक से उसका जो स्कल है अगर वही मैच हो गया तो फिर संदेह का कोई स्कोप नहीं रहता। फिर आपका फेस, लिप्स, ये वो। नहीं सर, हमारे स्टूडियो में यहाँ पे डॉक्टर आदर्श हैं जो कि खुद फोरेंसिक एक्सपर्ट है और उन्होंने पर्सनल लेवल पर फोरेंसिक जांच करके बताया है कि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए सवाल पूछा मैंने। समीर जी, प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं है। कोर्ट में एक्सेप्टेबल एविडेंस सिर्फ फोरेंसिक लेबोरेटरी का रहेगा और उन्हीं की रिपोर्ट को फाइनल माना जाएगा। ठीक है। आपने बहुत स्पष्टता से कहा कि कौन सी बात होगी जो इसे पुख्ता करेगी। संजीव देसवाल जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अब बात यह है कि एक सवाल उठा है कि क्या ये दो अलग अलग लोग हैं, तो अब पुलिस के सामने या फिर इस चीज को स्टैब्लिश करने या प्रूव करने के लिए कौन सी सबसे कह सकते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल प्रूफ या आधार होगा जिसको रखा जाए और ये क्लियर हो जाए कि ये दो लोग एक ही हैं दरअसल? देखिए, होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए कई टूल्स होते हैं। उस एक टूल में ये सीसीटीवी टूल भी होता है। अब जब हम सीसीटीवी टूल की बात करते हैं और सीसीटीवी में जब हम किसी अपराधी को देखते हैं और जब उसे हम रंगे हाथ कभी कहीं और से पकड़ते हैं और दोनों को जब हम मैच करते हैं तो उसमें कई बार चेंजेस आ सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लाइट, रेजुलेशन, एक्शन, सर्कमस्टेंस, एंगल, इस सब चीजों को सीसीटीवी में अलग तरीके से देखा गया है और सामने किसी अपराधी को जब पकड़ा गया तो अलग तरीके से देखा गया है। तो वहां पे जब रेजुलेशन की बात करेंगे, जब लाइट की बात करेंगे, जब सर्कमस्टेंस की बात करेंगे, तो दोनों में मैच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अलग हो सकता है। लेकिन अपराधी को जब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कई टूल हैं, उसमें से एक मेन टूल है फिंगरप्रिंट्स। सबसे बड़ी बात, जब वो नंगे पैर उतर रहा था तो उसके फुटप्रिंट भी होंगे। राइट। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जब उसने सैफ अली खान पर हमला किया और उसने नाइफ को उसकी बॉडी में इंसर्ट किया तो उस पर नाइफ टूट गया। नाइफ टूटने से दो चीजें हो सकती हैं, क्या खुद भी घायल हो सकता है अपराधी, और अगर अपराधी घायल नहीं हुआ इन केस तो उसके बॉडी के ऊपर या उसके हाथ के ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे होंगे सैफ के। तो जब वो सीढ़ी उतर रहा था तो सीढ़ी की रेलिंग के ऊपर जगह जगह हाथ लगा रहा था, वहां ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे, ब्लड के स्पॉट्स मिलेंगे। वो सारी मैचिंग ये क्लियर करेगी कि जिस अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है, यानी आप कह रहे हैं, वो अपराधी 100% वही अपराधी है। ये जो फोरेंसिक एविडेंस का कलेक्शन है वो कितनी गहराई से और सावधानी से किया गया उस पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, पुलिस अपना काम हमेशा ठीक तरीके से करती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के नहीं सर, कई बार गड़बड़ तरीके से भी करती है, हमेशा सही तरीके से करती है, ये तो नहीं कहा जा सकता। जब किसी सेलिब्रिटी की बात आती है, देखिए इन्वेस्टिगेशन के रूप हैं, जब सेलिब्रिटी की बात आती है तो सेलिब्रिटी के टाइम में पुलिस के वो बहुत सारे आंसर देने पड़ते हैं, यहां तक कि विपक्ष उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसी अपराधी को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अपराधी 100% इस केस के अंदर है, क्योंकि उन्होंने 3-4 अपराधियों को पकड़ा लेकिन उनको छोड़ते गए। भाई सीधी सी बात है कि अगर सीसीटीवी आपके पास था, आपके पास फिंगरप्रिंट्स नहीं थे अपराधी के, तो जो जो आपको सीसीटीवी में रिकॉग्नाइज हो रहे थे आप उनको गिरफ्तार कर रहे थे और उसके बाद जब उसके फिंगरप्रिंट को मैच कर रहे थे तो देखा आपने फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ रहे थे। लेकिन जब इस अपराधी को पकड़ा तो फिंगरप्रिंट मैच हुए।
इसके बाल कटे हुए हैं। उस सैलून के अंदर पुलिस पहुंच गई, वहां से डीवीआर जब्त किया कि वहां वो बाल कटवा रहा है। वो जंगल से मिला, उसकी जो डंप डाटा था, डंप डाटा के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल सैफ अली खान के लोकेशन के आसपास था। उसके बाद ये सारे के सारे जो सर्कमस्टेंस एविडेंस है, यही कंक्रीट एविडेंस बन जाते हैं और इसी सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पर पुलिस कह सकती है कि हमने जिस अपराधी को पकड़ा है वही अपराधी सैफ अली खान के हमले में शामिल था। ठीक है, एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। नीलोत्पल मृणाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीलोत्पल जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये सवाल आपको बेमानी नजर आते हैं या फिर इनमें वाकई दम नजर आता है? अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि दोनों अलग अलग हैं। हमारे यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने पर्सनल जांच की, फॉरेंसिक जांच की, उसमें भी वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहां पर बात यह भी हो रही कि कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी में शख्स अलग नजर आता है और जब पकड़ा जाता है तो उसकी सूरत, उसकी चाल ढाल कुछ अलग सी दिखती है। ये सवाल आपको जायज लगते हैं जो उठ रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इन सारे चीज का जो जवाब है, हाँ, वो एक शख्स बहुत अच्छे से दे सकता है। वो खुद सैफ अली खान है। उनको सारे मीडिया को इनवाइट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। देखिए, उस दिन रूम के अंदर क्या हुआ है, कितनी इंच नाइफ अंदर गई है, कितना ब्लड हुआ है। जिस तरीके से लीलावती के डॉक्टर बता रहे थे कि वो एक युद्ध लड़के आए हैं, उनको बहुत बड़ा जख्म था, बट आने के बाद जिस तरीके से वो मीडिया को फ्लॉन्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। और जिस तरीके से क्रिएट किया जा रहा था कि मतलब कहीं फिल्म लाइन के लोग उनके लिए भारत रत्न मांग दे, इतना बड़ा जंग जीत के वो आए थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो फिट है, तो अपने रिक्शा के ड्राइवर से भी वो मिले। मुझे लगता है कि इस चीज का जो एंड है, वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए उनके साथ क्या हुआ था। और जैसा आपके लीगल एक्सपर्ट ने बताया, एक परेड होता है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है जब सैफ अली खान इतने करीब से किसी से लड़े हैं। और मेरा मानना है कि अगर किसी को भागना होगा तो लिफ्ट से ही भाग सकता है। वो कैमरा देख रहा है तो अपना चेहरा ढक भी सकता है, बट वो कैमरा का एंगल देख के ही आदमी कैमरा में अपनी आंखों से देख रहा है कि वो उसको आइडेंटिफाई करे। उस फ्लोर पे बहुत सारे लोग रहते थे। बॉम्बे एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी फ्लोर पे जा सकते हैं, किसी भी काम से जा सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि उसी के घर से वो निकला। उसमें लाखों लोग बैंड्रा में घूम रहे होंगे जिसका मोबाइल टावर सैफ अली खान के टावर के नजदीक होगा। और तो मेरा कंसर्न है कि इसमें तो सैफ अली खान को सामने आना चाहिए। अब तो ठीक है, फिट है, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो उनको आके बताना चाहिए क्या ये वही शख्स है, क्योंकि एक निर्दोष को भी सजा होना। ठीक है, इस पर एक जल्दी से एक सवाल, एक निर्दोष को भी एक सवाल जल्दी से जेपी, क्या मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि सैफ अली खान ने यह कंफर्मेशन दी है कि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है वही हमलावर था? देखिए समीर, अभी सैफ अली खान का बयान नहीं हुआ है और सैफ अली खान का बयान होना बाकी है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें एक टोपी जो इस आरोपी की मिली है सैफ अली खान के घर में, उसका डीएनए सैंपल के लिए उसको लैब में भेजा गया है। ये जो आरोपी है जिसने उस दिन सैफ अली खान पर 16 जनवरी को जब हमला किया था, जो कपड़े पहने थे, वो डीएनए के लिए लैब में भेजा गया है। अभी जो पुलिस के पास जो एविडेंस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो आरोपी का कबूलनामा है। हालांकि ये कबूलनामा कोर्ट में नहीं माना जाता, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने अपना कबूलनामा देना होता है, लेकिन जो कॉरबोरेटरी एविडेंस है जिससे जो तार से तार जोड़े गए हैं, रिवर्स जो क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया है, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि मुंबई पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि यही वो आरोपी है जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल है, बांग्लादेश का रहने वाला है। बांग्लादेश से कैसे ये मुंबई आया, कहाँ इसने, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि ये दोनों शख्स एक ही हैं।